अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी, और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। Current in AC circuit has peak value 2.8 ampere. The RMS current is options are 0.2 ampere, 4 ampere, under root 2 ampere, 2 ampere. 2.8 ampere ये आपके पास गिवन है करंट आई पीक, और आपसे कहते हैं आई करंट मालूम करें आरएमएस करंट। आरएमएस करंट या आई आरएमएस बेसिकली ये बराबर होता है पीक करंट। पीक करंट को अगर हम अंडर रूट से डिवाइड करते हैं, पीक करंट की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 2.8, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4। 2.8 को अगर हम 1.4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें 2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन में कहते हैं इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट इज माइनस आई नॉट
ये माइनस आई नॉट बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, आई है। इट इज़ पॉसिबल व्हेन टी इक्वल टू, तो आपने मालूम करना है कि किस टाइम पर ये पॉसिबल है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट और पीक करंट के दरमियान रिलेशन लिखें तो ये बराबर होता है I इज इक्वल टू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द पीक करंट, आई नॉट एंड साइन ऑफ थीटा। जबकि हमें ये बात मालूम है कि साइन थीटा, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, और हमें ये बात भी मालूम है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और साथ में लिखा है स्मॉल टी, और यहाँ आई की वैल्यू क्या है, माइनस आई नॉट है, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस आई नॉट। अब यहाँ से आई नॉट कैंसिल, -1 बराबर हो गया साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी। ये रिजल्ट है हमारे पास। अगर हम साइन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो साइन यहाँ शिफ्ट होकर बनेगा साइन इनवर्स -1, और यहाँ आपके पास वैल्यूज रह जाएंगी 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू है, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू है 270 डिग्री। अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3 पाई अपॉन 2, यानी आप साइन इनवर्स -1 की जगह 3 पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, जो बराबर है 2 पाई अपॉन टी। स्मॉल टी कोई भी टाइम है, जबकि कैपिटल टी ये टाइम 1 साइकिल के लिए है, अमूमन इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम है फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी हमने। स्मॉल टी को अगर हम यहाँ से सेपरेट करते हैं तो ये टी यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो ये बनेगा 3t डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आएगी। इसके मीनिंग्स क्या हैं? इसके मीनिंग्स यूँ हैं दरअसल कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, तो ये हमारे पास जो करंट होगा ये पीक करंट है जिसकी वैल्यू आई नॉट, और ये करंट क्या है, माइनस आई नॉट। ये 1 कंप्लीट साइकिल है। 1 कंप्लीट साइकिल में जो टाइम कंज्यूम होगा वो कैपिटल टी, और अगर हम इसके 4th पार्ट बना लें 90, 180 एंगल, 270 और फिर ये 360, यानी टी को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये एक पार्ट बनेगा टी डिवाइड बाई 4, ये बनेगा 2t अपॉन 4, ये बनेगा 3t अपॉन 4, और ये 4t अपॉन 4। 4t अपॉन 4 मीन्स 4 कैंसिल t के बराबर, और ये 2 1 2 2 2 4, यानी ये बनेगा हाफ टी। दैट सी बात है कि ये कंप्लीट रोटेशन के लिए कैपिटल टी है, तो हाफ के लिए t अपॉन 2 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो वैल्यूज आ रही है 3t अपॉन 4, ये आपके पास आ रही है माइनस आई नॉट की वैल्यू, तो माइनस आई नॉट आपको मिलेगा पीक करंट माइनस में 3t अपॉन 4 पर, और ये रिजल्ट हमें मिला है 3t अपॉन 4। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इन सर्किट पीक वैल्यू वोल्टेज इज 423 वोल्ट्स, इफेक्टिव वोल्टेज आपने मालूम करना है। बेसिकली इफेक्टिव वोल्टेज क्या है, आरएमएस वोल्टेज को हम इफेक्टिव वोल्टेज कहते हैं। तो VRMS ये दरअसल क्या है, ये है इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज ये हम मालूम करना चाहते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर हम पीक वोल्टेज को डिवाइड कर दें √2 से,
तो हमें इफेक्टिव वोल्टेज या VRMS मिलेगा। पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 डिवाइडेड बाय √2। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, √2 की वैल्यू 1.41 डिवाइड करेंगे तो तकरीबन इस रिजल्ट आपको मिलेगा 299.1, जो तकरीबन हम कह सकते हैं बराबर है 300 वोल्ट्स के। तो फाइनली इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 300 वोल्ट्स, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज 6 एम्पियर। तो ये आपके पास क्या है? आई पीक। और कहते हैं देन RMS वैल्यू ऑफ करंट विल बी, IRMS आपने मालूम करना है। IRMS बराबर होगा आई पीक, यानी कि पीक वोल्टेज को हम डिवाइड कर देंगे √2 से। पीक वोल्टेज को पीक करंट को हम डिवाइड कर देंगे √2 से। पीक करंट को आमतौर पर I0 भी लिखते हैं हम, एक ही बात है। पीक करंट की वैल्यू क्या है? 6 डिवाइड करेंगे √2 से, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई √2। और मज़ीद ये कि हम 2 को लिख सकते हैं इस तरह से √2 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक ही बात है, डिवाइड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 √2। और ये 3 √2 ये आपके पास लिखा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट, 3 √2 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपसे अ जनरेटर प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज दैट इज गिवन बाय V = 240 sin 120t where t is in seconds. The frequency and RMS voltage are, फ्रीक्वेंसी चाहिए और RMS वोल्टेज चाहिए। तो हम फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है V = P0 sin ω/t। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये 240 P0 है, पीक वोल्टेज है, और ये 120 क्या है? ये ओमेगा है। तो हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। कंपेयर करने से हमें क्या मिला, यही सॉल्व करते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा बराबर होता है 2πf के। हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगी ω/2π। ओमेगा की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? ये है 120। 120 को हम 2π से डिवाइड कर देंगे, जबकि पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7। सॉल्व करेंगे, सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये 120 मल्टीप्लाई होगा 7 से और डिवाइडेड बाय 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 44। अब अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर हम 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 0। फिर 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 30 60 से मल्टीप्लाई, 2 30 ज़ा 60। फिर इसी तरीके से 30 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 3 ज़ा 21, 210 डिवाइड में 11। तो अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें, 210 डिवाइड बाई 11, तो 11 1 ज़ा 11, 21 में से 11 को माइनस करेंगे 10, इस वाले 0 को नीचे लिखेंगे, 11 9 ज़ा 99, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाकर फिर 0 लिख देंगे, जो कि कम है 11 से, 0 लगाना पड़ेगा।
तो ये आपके पास हो जाएगा 100, इसी तरीके से फिर 11 9 ज़ा 99। तो ये रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा 19.09, तकरीबन हम कह सकते हैं ये रिजल्ट 19 है। तो ये बेसिकली रिजल्ट हमें क्या मिला, फ्रिक्वेंसी तकरीबन ये रिजल्ट मिला है हमें 19 हर्ट्ज़। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, 19 हर्ट्ज़। इसमें देख सकते हैं 754 हर्ट्ज़ है, 19 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ है, 19 हर्ट्ज़। तो 19 हर्ट्ज़ ऑप्शन सी में भी है, बी में भी है। अब हम चेक करते हैं आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज बेसिकली बराबर होता है पीक वोल्टेज को डिवाइड करेंगे हम √2 से। पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ये रही पीक वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज है। पीक वोल्टेज की वैल्यू है 240, डिवाइड करेंगे √2 से, तो ये रिजल्ट मिलेगा 240 डिवाइड बाई √2, 170 वोल्ट्स। अब हमें चेक करना है 170 और 19 ये दोनों किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में, 19 हर्ट्ज एंड 170 वोल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट्स ऑफ एसी मेन इज। तो इसमें आपने क्या मालूम करना है, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट्स, पीक वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि वी आर एम एस बराबर होता है वी पीक डिवाइड बाई √2। तो अगर हम पीक वोल्टेज को सेपरेट करेंगे तो ये इससे जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये वी आर एम एस मल्टीप्लाई होगा √2 से, और वी आर एम एस की वैल्यू है 220 मल्टीप्लाई बाई √2, तकरीबन ये रिजल्ट आपको मिलेगा 311 वोल्ट्स। तो ये पीक वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी 311 वोल्ट्स। ये आपके पास लिखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं अ 40 watt electric heater is connected to a 200 volt 50 hertz main supply. The peak value of electric current flowing in the circuit is approximately. तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या मालूम करना है। 40 वॉट ये आपके पास पावर गिवन है, 200 वोल्ट तो ये आपके पास क्या गिवन है 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने करंट पीक निकालना है, ठीक है। करंट पीक कैसे मालूम करेंगे, पीक करंट बेसिकली हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी, आई आर एम एस बराबर होता है आई पीक डिवाइड बाई √2। अगर हम आई पीक मालूम करना चाहते हैं पीक करंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई आर एम एस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। अब आई आर एम एस हमें मालूम नहीं है, तो आई आर एम एस पहले हम मालूम कर लेते हैं। आई आर एम एस कैसे मालूम करेंगे, पावर हमारे पास गिवन है, पावर के फॉर्मूले से। पावर बराबर होता है वी आई के, तो वी क्या है आर एम एस वोल्टेज है, करंट क्या है आर एम एस करंट है, ठीक है। अब आई आर एम एस हमें चाहिए, सेपरेट करेंगे तो ये इधर आकर पावर से डिवाइड हो जाएगा। पावर की वैल्यू क्या है 40 वॉट 40, वी आर एम एस क्या हमारे पास, ये वी आर एम एस है जो 200 है। इसको अगर हम 200 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये 40 वॉट नहीं है 400 वॉट है, सही है। तो ये 400 वॉट लिखेंगे, 400 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 एम्पेयर होगा, ये 400 वॉट है, इसको ठीक कर लें।
अब ये हमें IRMS मिला, अब हमें आई पीक चाहिए। तो आई पीक के लिए ये फॉर्मूला है, आई पीक बराबर है IRMS मल्टीप्लाई बाई √2। IRMS की वैल्यू 2 और ये मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.4। तो 1.4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा तकरीबन 2.8। 1.41 को 4 को 2.83 एम्पेयर मिलेगा। जो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है 5 एम्पेयर, इसके क्लोज नहीं है। 7.07 ये भी क्लोज नहीं है। 2.5 एम्पेयर ये क्लोज है। 2.8 जो हमें रिजल्ट मिला है 2.83 इसके करीब है ये, तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। और 10 एम्पेयर तो ये काफ़ी दूर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2.5 एम्पेयर। Electromagnetic waves travel in the free space with the speed of gamma rays, positive rays, cathode rays, beta rays. Basically, gamma rays are electromagnetic waves. Speed of electromagnetic waves is 3 exponent 8 meter per second, which is the speed of the light, which is the speed of the gamma rays. It means right option is option A, gamma rays. इस क्वेश्चन में कहते हैं द RMS वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ 50 हर्ट्ज इज 10 एम्पेयर। तो ये आपके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 10 एम्पेयर ये क्या है, IRMS है। द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी। तो आपने क्या मालूम करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपने दो चीजें मालूम करनी है। 0 टू मैक्सिमम का मतलब आई पीक मालूम करना है आपने, पीक करंट, और टाइम कैलकुलेट करना है। एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, ये चीजें मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्राम के जरिए समझ लें तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ये टाइम मालूम करना है, और इस पर जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम I0, ये करंट। और बेसिकली अगर हम टोटल टाइम के अकॉर्डिंग देखें फॉर वन साइकिल कैपिटल T, तो ये 1/4 है, तो ये वाला टाइम क्या बनेगा, ये टाइम बनेगा वैसे T डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये टाइम क्या बनेगा, T डिवाइड बाई 4 बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहते हैं द RMS वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ 50 हर्ट्ज इज 10 एम्पियर, द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 0 वैल्यू है और ये क्या है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू है। एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, तो आपने ये चीजें मालूम करनी है, ये मालूम करना है और ये मालूम करना है, ठीक है। तो पीक के लिए अगेन जो टाइम होगा हमारे पास वो क्या होगा, T डिवाइड बाई 4 होगा। स्मॉल t इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस टाइम है, जबकि कैपिटल T क्या है, टाइम फॉर वन साइकिल है, वन कंप्लीट साइकिल। इसे हम यूं लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T। कैपिटल T बेसिकली टाइम पीरियड आप कह सकते हैं, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड 1/4। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कैपिटल T की जगह 1/f, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है। स्मॉल t बराबर हो गया 1/4, 1/f, f क्वेश्चन में गिवन है 50, तो ये बना 1/50 4 200। 1/200 बराबर होगा 5 एक्सपोनेंट -3 सेकंड के। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया 5 एक्सपोनेंट -3 सेकंड, एक ये रिजल्ट मिला। फिर हमें पीक करंट चाहिए,
तो ये पीक करंट बराबर होगा IRMS मल्टीप्लाई बाई √2। RMS की वैल्यू क्या है, IRMS ये 10 है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, √2 बराबर होता है 1.41, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 14.14 और करंट की यूनिट एम्पेयर। तो ये करंट हमें क्या मिला, पीक करंट मिला। पीक करंट की वैल्यू आ गई 14.14 और जबकि टाइम हमारे पास क्या है 5 - 3 और ये दोनों हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 - 3 सेकेंड्स एंड 14.14 एम्पियर। इस क्वेश्चन में कहते हैं इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करंट leads the voltage by 1/4 of a cycle। 15 second lead ये wrong option है। lags the voltage by 1/4 of a cycle, lags the voltage by 1/2 of a cycle। Pure capacitive circuits in pure capacitive circuit current leads the voltage by 90 डिग्री। इसको अगर हम ग्राफ के जरिए समझें, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, करंट इन कैपेसिटिव सर्किट और ये क्या है, वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट्स। तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 होगा। तो करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जो कि क्या है 1/4 है, 1/4 ऑफ अ साइकिल। बेसिकली ये क्या है, 1/4 ऑफ अ साइकिल। 90 डिग्री का मतलब किसी साइकिल के आप 1/4 पार्ट करते हैं, 1/4 ऑफ अ साइकिल। तो इसमें सही ऑप्शन बनेगा द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ साइकिल, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन लैग्स द वोल्टेज, करंट लैग्स द वोल्टेज, ये रॉन्ग है और करंट लैग्स द वोल्टेज ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए मींस द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ साइकिल। The value of the steady current, which when heat at the same rate as the mean rate of heat produced by the alternating current, is flowing through the same resistor, produces average current, sinusoidal current, RMS current, net current। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें RMS करंट की डेफिनेशन लिखी गई है। The RMS current is that steady current which would produce heat in a resistor at the same rate as the given alternating current, which is the definition of RMS current। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, RMS करंट। इसको अगर हम लिख कर लें तो ये कह सकते हैं द RMS करंट is that steady current which would produces heat in a resistor at the same rate
as the given alternating current. तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सी करेक्ट है, आरएमएस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट इज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओमेगा C मीन्स द 2πf ओमेगा की वैल्यू और C। डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 लेते हैं, तो लिहाजा जब आप यहाँ पुट करेंगे 1/2πf की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स द इंफिनिटी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी के 0 होने की वजह से आपको इंफिनिटी मिलेगा। इट मीन्स द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। इंफिनिटी आपके पास लिखा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी करेक्ट। An electric lamp is connected to 220 volt 50 hertz supply, then the peak value of voltage is, options are 311 volt, 210 volt, 320 volt, 211 volt। तो ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास आरएमएस वोल्टेज है और मालूम क्या करना है, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई √2। वी आर एम एस 220 के बराबर, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 की वैल्यू 1.41, तो ये रिजल्ट आपको 311 के नियरेस्ट मिलेगा। तो 311 ये आपके पास लिखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। The maximum value of AC voltage in a circuit is 707 volt। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है यानी पीक वोल्टेज है, तो ये आपके पास क्या है, V पीक। इट्स RMS वैल्यू, और RMS वैल्यू निकालनी है, तो V RMS बराबर होता है V पीक और डिवाइड कर देते हैं इसको √2 से, तो इसकी वैल्यू क्या है, 707 डिवाइड करेंगे √2 से, तो ये रिजल्ट 501 के नियरेस्ट बनेगा, 501 वोल्ट। तो ऑप्शन जो आपके पास है इसमें ऑप्शन बी सही है, 501 वोल्ट। इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। सर्किट कौन सा है, इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में होता क्या है, ये होता है वोल्टेज और ये करंट और 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। तो आपने मालूम करना है एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड बाय द करंट बाय 90 डिग्री। तो V और I वोल्टेज और करंट बेसिकली ये 90 एंगल बना रहे हैं आपस में, ऑटो फेज है, 90 डिग्री ऑटो फेज। तो एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट lags behind voltage by 90 degree। V and I are 90 degree out of phase। The average power over one complete cycle is
तो एवरेज पावर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज पावर 0 के बराबर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0। इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 120 वोल्ट। देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज मालूम करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है और किसकी जरूरत पड़ेगी? ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और एम्पलीट्यूड गिवन है 120 वोल्ट। तो 120 बेसिकली क्या है, ये पीक वोल्टेज गिवन है। तो हमें आरएमएस वोल्टेज के लिए सिर्फ पीक वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। वी आरएमएस बराबर होगा वी पीक, वोल्टेज पीक डिवाइडेड बाय √2। पीक वोल्टेज हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है 120, √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 84.8 वोल्ट के। और ये लिखा है आपके पास ऑप्शन बी में, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में कहते हैं अ रजिस्टर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स व्हिच ऑफ गिवन ग्राफ शोन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस करंट एंड द फ्रीक्वेंसी। पहले में दिखाया गया है कि आई और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि रॉन्ग है। दूसरे में दिखाया गया है कि आई और फ्रीक्वेंसी नियर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, नियर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रॉन्ग है। बेसिकली सर्किट कौन सा है, रेजिस्टिव सर्किट है। तो रेजिस्टिव सर्किट में आरएमएस करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। इन केस ऑफ resistive circuit, RMS current is independent of frequency. तो इसमें से जो ग्राफ हमारे पास मौजूद है इसके ये मीनिंग्स हैं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, करंट के पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट सेम है। इसका मतलब ये ग्राफ ऑप्शन सी सही है कि आरएमएस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी देखें ऑप्शन डी में करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी और करंट रिलेट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली यहाँ दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन डी ये भी रॉन्ग है। सही है ऑप्शन सी, मीन्स द आरएमएस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के बावजूद करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The reactance of a capacitor at 50 Hz is 10 ohm. Its reactance at 100 Hz is, options आपके पास हैं 2.5 ohm, 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm. The reactance of a capacitor at 50 Hz ये frequency है और ये 10 ohm आपके पास reactance of capacitor given है, यानी कि XC गिवन है पहले कैपेसिटर की। इट्स रिएक्टेंस 50 हर्ट्ज, तो ये आपके पास F1 है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 है और ये फ्रीक्वेंसी 2 है और आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC2 मालूम करना है। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होता है 1/2 पाई FC के। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो XC है ये प्रोपोर्शनल है 1/f के साथ। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 को डिवाइड कर दें कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 से, तो रिजल्ट क्या होगा, XC1 बेसिकली बराबर होगा 1/2 पाई FC के। पहली फ्रीक्वेंसी है तो F1,
ये होगा 1/2 पाई एफ सी, दूसरी फ्रीक्वेंसी होगा तो F2, और इसको हम सॉल्व करें अगर तो लिख सकते हैं ऐसे 1/2 पाई सी मल्टीप्लाई बाई 1/F1, लिख सकते हैं ऐसे 1/2 पाई सी मल्टीप्लाई बाई 1/F2। ये कैंसिल, सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये फाइनली बन जाएगा रिजल्ट F2 डिवाइडेड बाई F1। तो ये XC1 जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, XC1 डिवाइड बाई XC2, ये बना F2 डिवाइडेड बाई F1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है, XC1। इसी तरह ये भी चला जाएगा F1 डिवाइडेड बाई F2। XC2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई, F1 डिवाइड बाई F2 मल्टीप्लाई बाई XC1। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 हमारे पास है 50 हर्ट्ज, F2 हमारे पास है 100 हर्ट्ज, और XC1 ये हमारे पास है 50। तो इस तरीके से अगर हम XC1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 50 1 जा 50, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें 5 ओहम। ऑप्शन हमारे पास है इसमें ऑप्शन बी सही है, 5 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। ऑल्टरनेटिंग करंट को आप डीसी एमीटर से मालूम नहीं कर सकते। डीसी एमीटर मेजर एवरेज वोल्टेज that will remain zero in case of alternating current। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0। Alternating current cannot be measured by DC ammeter, average value of complete cycle is 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए में कहते हैं AC cannot pass through the ammeter, AC is virtual, AC changes its direction। Alternating current cannot be measured by DC ammeter, DC ammeter measure average voltage that will remain 0 in case of alternating current। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, DC ammeter measure एवरेज वोल्टेज, तो ये एवरेज वोल्टेज को मेजर करता है, that will remain zero in case of alternating current। alternating current के केस में एवरेज वोल्टेज 0 होगा, तो लिहाजा हम कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0। ऑप्शन बी करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट an AC source is of 200 divided by √2 वोल्ट। तो बेसिकली ये क्या चीज गिवन है, ये है VRMS 50 हर्ट्ज, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर 1/600 सेकेंड्स, तो ये 1/600 सेकेंड्स ये आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम है। फ्रॉम द स्टार्ट इज, तो आपने क्या मालूम करना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मालूम करना है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है V0 साइन ओमेगा टी, जबकि V0 क्या है, पीक वोल्टेज है। इससे हम लिख सकते हैं V0
साइन ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 2 पाई एफ टी। अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? ये हमारे पास है वी आर एम एस। वी आर एम एस बराबर है 200 डिवाइडेड बाई √2। तो हम इसकी मदद से पीक वोल्टेज निकाल सकते हैं। पीक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई √2। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या है? 200 डिवाइड बाई √2। √2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कैंसिल, तो पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 वोल्ट। तो ये पीक वोल्टेज हमें मिला है। इस पीक वोल्टेज को हम वी नॉट से प्रेजेंट करते हैं। 200 पीक वोल्टेज साइन 2 पाई एफ। फ्रिक्वेंसी कितनी है इस क्वेश्चन में? 50। इंस्टेंटेनियस टाइम क्या है? 1/600। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 50, 2 से मल्टीप्लाई होकर 52 सा 100 और ये 600 है। तो 100 को जब हम 600 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ये रिजल्ट मिल जाएगा 1/6। तो ये 200 साइन 100/600, तो ये बन जाएगा पाई, या यूं कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं और डिवाइड में 600 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये रिजल्ट क्या मिला? 200 साइन पाई डिवाइडेड बाई 6। पाई/6 बेसिकली 30 के बराबर होता है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन पाई/6 इज इक्वल टू 1/2। 200/2 मीन्स द 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 100 वोल्ट कहाँ लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। A pure capacitor is connected in AC circuit. The power factor of the circuit will be, ऑप्शन में आपके पास है 1, infinity, 0, 0.5. In pure capacitive AC circuit, current leads the voltage by 90 degree. तो अगर हम पावर फैक्टर मालूम करते हैं तो पावर फैक्टर में जो रोल होगा वो कॉस ऑफ फाई का होगा, जबकि ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। जो 90 डिग्री के बराबर है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए पावर फैक्टर क्या मिलेगा? पावर फैक्टर हमें मिल जाएगा 0। प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट, तो पावर फैक्टर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 0 के बराबर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The phase angle between the voltage and the current in an AC circuit consisting of a resistance is, सर्किट कौन सा है इस क्वेश्चन में? कहते हैं द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस। इट मींस ये सर्किट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं। इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट current and voltage are in phase। आर इन फेज का मतलब ये हुआ कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगा। सॉरी, ये वी है,
तो इनके दरम्यान बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 होगा। करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होंगे, तो लिहाजा ऑप्शन ए सही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई अक्रॉस इन इंडक्टर इज डबल्ड इट्स रिएक्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई अक्रॉस एन इंडक्टर इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इंडक्टर्स में मौजूद है तो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। बेसिकली ये ओमेगा एल के बराबर होता है। ये 2 पाई एफ क्या चीज़ है, ओमेगा है ये। यानी यूं कह सकते हैं कि ये एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही इस इंडक्टिव रिएक्टेंस में इजाफा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कह रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई अक्रॉस एन इंडक्टर इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज डबल्ड बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। At what frequency will an inductor of 1 Henry have a reactance of 500? 500 क्या है, ये 500 ओहम है। तो इसमें मालूम क्या करना है, 1 हेनरी ये आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करेंगे, एक्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल। रिएक्टेंस की वैल्यू एक्स एल जो है 500 इस क्वेश्चन में, 500 ओहम, 2 पाई की वैल्यू 3.14, इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी। 500 को जब हम डिवाइड करेंगे 6.28 से, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा 80 हर्ट्ज के नियरेस्ट। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 80 हर्ट्ज। इन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज द इनसर्टेनियस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, द फेज एंगल एट दिस इंस्टेंट इज इक्वल टू। अगर हम इसको ग्राफ के जरिए देखें तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए कुछ ऐसा होगा। तो ये पीक वोल्टेज, इसको कह सकते हैं वी नॉट, और ये भी पीक वोल्टेज है, ये है माइनस वी नॉट। ठीक है, तो कहते हैं ये किस एंगल पर पॉसिबल है। देखें ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 90, तो 180, 180 में फिर 90 ऐड कर दें तो यहां तक ये एंगल बनेगा 270। अगर इसको हम फॉर्मूले के लिहाज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी नॉट, वी नॉट जबकि पीक वोल्टेज है, वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, माइनस का वी नॉट, तो हम यहां पुट कर देंगे माइनस वी नॉट साइन ऑफ थीटा। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, -1 बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। साइन को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू है -90 डिग्री, -90 डिग्री, -90 डिग्री बेसिकली ये क्या चीज है। अगर हम -90 डिग्री को लिखें तो -90 डिग्री और साइन 270, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें साइन 270 और कैलकुलेट करें साइन -90, दोनों के जवाब सेम मिलेंगे और वो क्या रिजल्ट मिलेगा, -1 मिलेगा। साइन 270 इक्वल टू -1 एंड साइन -90 इक्वल टू -1।
तो दोनों पे रिजल्ट सेम है, तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन 90 डिग्री है पॉजिटिव में, जो कि सही नहीं है। -90 होना चाहिए, 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है, 180 पॉसिबल नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव 270 विच इज इक्वल टू द -90। तो -90 ऑप्शन ना होने की वजह से 270 पॉजिटिव में लिखेंगे। और इस ग्राफ के जरिए देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल 90 90 180 180 प्लस 90 270, तो -V0 आपको 270 एंगल पर मिलेगा। इन एन AC सर्किट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, पावर डिसिपेशन इज 0, स्क्वायर ऑफ करंट इज 0, नॉन ऑफ दिस। एवरेज करंट पूछा गया है AC सर्किट में, तो एवरेज करंट क्या होगा? तो पीक करंट क्या है? पॉजिटिव, यानी कि अगर हम AC सर्किट में देखें तो ये आपके पास क्या है? ये है पीक करंट I0, ये भी पीक करंट है मगर ये माइनस में। तो अगर हम इन दोनों को का एवरेज ले लें, प्लस I0 प्लस माइनस I0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0। तो करंट इज 0, एवरेज करंट 0। In an AC circuit, the average value of current is 0. The average value of current is 0. Option A is correct. B में कहते हैं power dissipation is 0. C में कहते हैं square of the current is 0. None of this. तो ये सारे ऑप्शन wrong हैं. Average current 0 होगा. इस क्वेश्चन में कहते हैं an alternating current of RMS value of 4 ampere and frequency of 50 hertz flows in a circuit containing 10 ohm resistor. The peak current is then. तो पीक करंट मालूम करना है। तो ये आपके पास क्या है? 4 एम्पियर। ये आपके पास आरएमएस करंट है, 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। पीक करंट मालूम करना चाहते हैं। पीक करंट का फॉर्मूला है आरएमएस करंट मल्टीप्लाई बाई √2। आरएमएस करंट की वैल्यू 4 √2। तो जब आप 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट 5.6 एम्पियर के बराबर होगा। और ये आपके पास है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपसे, इन कैपेसिटिव सर्किट द करंट lags behind voltage by pi/2 is in phase with voltage. Opposite in phase of voltage by pi leads the voltage by pi/2. सर्किट कौन सा है? कैपेसिटिव सर्किट है। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये करंट और ये वोल्टेज 90 डिग्री। सर्किट कौन सा है? कैपेसिटिव सर्किट है। तो द करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स द pi/2। तो इसमें सही ऑप्शन होगा द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय pi/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The RMS value of a sinusoidal current is given by the square root of the mean value of, options are A, B, C, D. ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। साइनोसाइडल करंट के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो है I0 sin थीटा। साइनोसाइडल करंट ये बराबर है I0, जबकि I0 पीक करंट है। तो अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या है? पीक करंट I0 पॉजिटिव, ये भी पीक करंट है नेगेटिव में। तो अगर हम स्क्वायर ले लें, मीन स्क्वायर करंट, तो ये आपके पास क्या है? यहां इस पॉइंट पर करंट 0 है,
फिर आपके पास क्या है, आई नॉट का स्क्वायर है, फिर यहाँ करंट क्या है, 0 है, फिर यहाँ क्या है, माइनस आई नॉट का स्क्वायर है, और ये फोर्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, जब माइनस पर पावर स्क्वायर हो, इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 2 आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, विच इज द ऑप्शन सी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इट इज द राइट आंसर। Which type of electromagnetic wave has the highest photon energy? एनर्जी के लिए फॉर्मूला है प्लांक लॉ के तहत E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कहते हैं विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एनर्जी। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो गामा रेज हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम, लिहाजा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका मतलब यह है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा इनमें, गामा रेज। रेडियो वेव्स, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, लिहाजा इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी इनमें से। Which of the following waves is not ionizing radiation? Which of the following waves is not ionizing radiation? Ionizing radiation नहीं है, वो बताना है आपने। एक्सरेज आपके पास ऑप्शन है, अल्ट्रावायलेट रेज ऑप्शन में है आपके, इंफ्रारेड वेव्स है और गैमा रेज है। आयनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली क्या है, एक्स रेज, गैमा रेज and some ultraviolet rays has enough energy to remove electron from atom। ये बेसिकली आयनाइजेशन की डेफिनेशन है। आयनाइजेशन रेडिएशन से मुराद ये इनफ एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड हो किसी एटम से। इंफ्रारेड वेव्स लैक सफिशिएंट एनर्जी फॉर आयनाइजेशन। इंफ्रारेड वेव्स की जो एनर्जी होती है वो आयनाइजेशन के लिए नाकाफी होती है। किसकी, इंफ्रारेड की। तो हम कह सकते हैं इंफ्रारेड वेव्स इज नॉट आयनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आयनाइजिंग रेडिएशंस के लिए इंफ्रारेड की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, इंफ्रारेड वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है, फिर इससे कम माइक्रोवेव्स की है, फिर इससे कम इंफ्रारेड, फिर इससे कम विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम जो 7 कलर हैं विबग्योर के, फिर इससे कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है,
इससे कम एक्सरेज और इससे भी कम गामा रेज। तो आपसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो ये हमने जो लिस्ट बनाई है फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती हैं इन सब में। तो लिहाजा रेडियो वेव्स हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स में हमारे पास क्या आते हैं, एफएम रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी एफएम रेडियो वेव्स इज द राइट आंसर। Which part of the electromagnetic spectrum is detected by the human eye? 400 to 700 nanometer, 1 to 10 nanometer millimeter, 10 to 400 nanometer, 700 to 1000 nanometer। ये जो आपके पास रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर, ये बेसिकली ये जो कलर होते हैं 7 कलर वेव के, और जिससे हम कहते हैं विजिबल, तो ये विजिबल रीजन में काउंट होता है और इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। तो ये विजिबल है, विजिबल से मुराद ये है कि इंसानी आंख इसे देख सकता है। तो लिहाजा ह्यूमन आई के लिए डिटेक्टेड जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसकी वेवलेंथ की रेंज 400 से 700 नैनोमीटर तक होगी। ऑप्शन ए सही है। Which type of radiation is used in Wi-Fi and mobile communications? Infrared, microwaves, X-rays and ultraviolet. Wi-Fi and mobile networks are microwaves frequencies। क्या कह सकते हैं कि वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क्स माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो which type of radiation is used in Wi-Fi and mobile communications? तो बेसिकली ये क्या है, माइक्रोवेव्स है। ये क्या है, इंफ्रारेड नहीं है, बी माइक्रोवेव्स हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइक्रोवेव्स। एक्सरेज ये भी नहीं है, अल्ट्रावायलेट ये भी नहीं है। इन एन इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट डैश द वोल्टेज बाय डैश, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इंडक्टिव एसी सर्किट, इंडक्टिव ऐसी सर्किट जिसमें एक इंडक्टर मौजूद हो, तो इसके लिए ये आपके पास मालूम हो, इंडक्टिव एसी सर्किट में बेसिकली करंट लैग द वोल्टेज होगा बाय 90 डिग्री। द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन बी। इन अ इंडक्टिव सर्किट in a inductive circuit current lags behind voltage by 90 डिग्री, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज द इंडक्टर चेंजेस इन करंट।
तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इन अ कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट डैश द वोल्टेज बाय 90 बाय डैश। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में ये करंट की डायरेक्शन और ये वोल्टेज, इनके दरम्यान बनने वाला एंगल 90 डिग्री, यानी कि यूं कह सकते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ऑप्शन ए सही है, लीड्स बाय 90 डिग्री। इन अ कैपेसिटिव circuit current leads voltage by 90 degree because the capacitor changes in voltage। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। In a purely inductive circuit, the power consumed is in a purely inductive circuit, the power consumed is zero because energy stored returns not dissipated। In a purely inductive circuit, the power consumed is zero। इसमें लिखा है मैक्सिमम, तो ये रॉन्ग ऑप्शन। इक्वल टू द क्रिएटिव पावर, ये भी रॉन्ग है। हाफ ऑफ द अपरेंट पावर, ये भी रॉन्ग है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम्ड इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन एन एसी सर्किट कंटेन्स ओनली अ कैपेसिटर, यानी कि ऐसी सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो, यानी कि ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो ये करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें आप क्या कहेंगे? ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री करंट लीड्स, 90 डिग्री वोल्टेज लीड्स। तो इसमें क्या है? 90 डिग्री करंट लीड्स है। ऑप्शन बी करेक्ट, 90 डिग्री करंट लीड्स। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है बाय वोल्टेज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपसे इन एन एसी सर्किट a resistor opposes current flow and cause a phase lag, opposes current flow without any phase difference, stores energy in an electric field, stores energy in a magnetic field। इन ऐसी सर्किट रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमें ये बात मालूम है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होते हैं तो एंगल जीरो बनता है इनके दरमियान। तो कह रहे हैं इन ऐसी सर्किट रेजिस्टर अपोजेस करंट फ्लो विदाउट एनी फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जीरो है, जबकि सारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं लिखा है सिवाय ऑप्शन बी के। और चूंकि रेजिस्टर का काम करंट को अपोज करना है, लिहाजा ऑप्शन बी में लिखा है अपोजेस करंट फ्लो, बिल्कुल ठीक है। विदाउट एनी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is,
इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट है, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन, सिमेंस ये भी आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओम। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द कैपेसिटिव रिएक्टेंस of a capacitor increases when frequency increases, frequency decreases, capacitance increases, voltage increases। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC is equal to 1/2 pi FC। XC is proportional to 1/f। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा उस वक्त जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो इसमें सही ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 2πfl। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और उसके साथ साथ इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रही है, दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं ओनली इंडक्टेंस, ये रॉन्ग ऑप्शन, ओनली फ्रीक्वेंसी रॉन्ग, वोल्टेज एम्पलीट्यूड रॉन्ग, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसिपेटेड पावर इन एसी सर्किट? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, both B and C does not dissipate power in AC circuit। Inductors and capacitor, inductors and capacitors store and return energy but do not dissipate power। लिहाजा इसमें सही ऑप्शन होगा बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The power factor is unity in a circuit when only resistance, only inductance, only capacitance, resonance। पावर फैक्टर बेसिकली फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI पावर, इसमें हम cos का इजाफा कर देते हैं, cos ऑफ phi फेज एंगल। अब यहां पर कहते हैं अगर रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट में होता है क्या है कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं और इनके दरम्यान बनने वाला एंगल क्या होता है? 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये पावर फैक्टर बेसिकली क्या हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है, यूनिटी के बराबर हो जाता है, जिसको हम यूनिटी कह रहे हैं। द पावर फैक्टर इज यूनिटी इन अ सर्किट विद ओनली रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, एंगल 0, फेज डिफरेंस 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसलिए पावर फैक्टर 1 के बराबर होगा। जबकि इंडक्टर में अगर हम देखें, कैपेसिटर में देखें, तो इसमें फेज एंगल 90 के बराबर होता है, ठीक है, चाहे वो लीड हो या लैगिंग हो। रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बराबर हो जाते हैं और इसमें भी पावर फैक्टर 1 के बराबर ही होता है, मगर जो बेहतर ऑप्शन है वो है ओनली रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।